हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। बात कराची की कर लेते हैं। हम लोगों का शो इस मामले में सबसे लेट था। वजह यह थी कि ज़ाहिर है गुज़िश्ता 2 दिन कराची में बारिशें हुई और कई इलाके डूब गए। हर साल ऐसा ही होता है, कराची डूबता है और फिर ख़ुद ही किसी न किसी तरह उससे बाहर निकल आता है। वजह यह है कि जो नाले हैं कराची के, उनमें बहुत कूड़ा करकट होता है, नाले चौक हो जाते हैं, गटर जो है वो चौक हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है और फिर इल्ज़ाम तराशियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद होती है। उसके बाद MQM लोकल गवर्नमेंट है, उन पर भी तनकीद होती है। कोई जब उन पर तनकीद होती है तो वो कहते हैं कि जो PTI के 14 MNA हैं वो कहाँ हैं। तो बात सियासी तौर पर ही एक इल्ज़ाम तराशियों तक रह जाती है और कराची बेचारा अगली बारिश का इंतज़ार करता है। क्या इस बात का कोई सलूशन है? हर साल हम प्रोग्राम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अर्बन प्लानर्स को बुलाएं जो कि बताएं कि कोई हल है और अगर हल है तो क्या है। ज़ाहिर है कराची में जो आबादी है बेतहाशा है, जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो भी बेतहाशा हैं, जो नालों पे कब्ज़े हुए हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि आज हम मारवी मज़हर साहिबा से बात करते हैं। आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर भी हैं, अर्बन फ्लडिंग के ऊपर उनका खासा काम भी है। तो वेलकम टू द शो मारवी। आपके सबको पता है कि शायद कोई क्विक फिक्स सलूशन नहीं है, मगर सलूशन है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम बशीर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मेरा एक्चुअली ये जो नाले भर जाना, उसमें चोक हो जाना, ये एक बड़ी अब एक आउटडेटेड और एक बोरिंग कॉन्वर्जेशन हो गई है, बिकॉज हर साल ऐसा लगता है कि हम एक ही बात करे जा रहे हैं जी। जो मुझे लगता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो चीज़ बहुत फोकस करके देखनी चाहिए और एनालाइज करनी चाहिए, वो ये है डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन। हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली वे बिल्डिंग। हमने इतने हीट कॉरिडोर्स बना लिए हैं कि हमने अपने नालों तक के लैंड को नहीं छोड़ा। उसके ऊपर भी हम अपनी कॉन्स्टेंटली, नाले भी बिक चुके हैं एज अ नेम ऑफ प्लॉटिंग। क्योंकि अगर कोई लो इनकम एरिया होता है तो उसमें स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग कम होती है, और वहाँ पे जो नाले खुल के जो उनका सिस्टम होता है, जो आर्टरी होती है ऑफ फ्लोइंग, वो सारे बिक चुके हैं, उनके ऊपर घर बन चुके हैं। तो ये जो BRT और हम जो रेलवे, सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं, ना सिर्फ वहाँ के प्लॉट्स बिके हैं, आपके तो नाले के भी प्लॉट्स बिक गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि बारिश, आपको पता होता है कि मॉनसून सीजन कब है, ये तो साइंटिफिकली अवेलेबल डेटा है आपके पास। हम क्यों 1-2 हफ्ता पहले शुरू करते हैं नाला साफ करने? शहर इतना बड़ा है कराची, अब कोई 6 सेंटर्स हैं इस शहर के, इतना स्प्रॉल्ड एरिया है कि ऐसा लगता है कि इसका खुद गवर्नेंस का एक अपना प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कराची का। और अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि उन डिस्ट्रिक्ट्स की, उन एरियाज को किस तरह केटर करना है और किस तरह ख्याल करना है। तो मारवी साहिबा, जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो भी जानते हैं कि अर्बन प्लानिंग या अर्बन फ्लडिंग या ये गैर कानूनी तामीरात का क्या करना है? ये किस चिड़िया का नाम है, या उनकी कोई रिसर्च आपकी नज़र से गुजरी कि कुछ ऐसा वो कोशिश करते हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कराची में बेरब्त सी आबादी शुरू हो जाती है, गैर कानूनी होती है, फिर उसे रेगुलराइज हो जाती है, हर चीज़ें वहाँ मौजूद हो जाती हैं जैसे आपने भी कहा। तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो तो कैसे दिलाई जाए? देखिए, अभी हम इतना एक तो थक गए हैं इस कॉन्वर्जेशन से कि किस पॉलिटिकल पार्टी का इसमें वो है कि कौन इसमें अवेलेबल था, किसकी ड्यूटी थी। वी नो वी टायर्ड, ये अब थक गई है बात हम लोग सुनकर। जो बात सही बात ये है कि ये सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं होगा, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसको हर मोहल्ले को, हर नेबरहुड को एक छोटे एरिया के तहत देखा जाना चाहिए कराची को। कराची अब वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के भी विद इन डिविजन्स होने चाहिए, जिसके अंदर पता चले। देखिए, अभी तक हम इतना फंसे हुए हैं कि मास्टर प्लान। कराची को मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है, कराची को नेबरहुड प्लानिंग की जरूरत है, जहां पर हमें ये तक पता हो कि इधर कौन सी नाला, सीवरेज, प्लम्बिंग, ये कौन से सिस्टम्स हैं जो इस शहर को चलाता है। जब आपके लंग्स और आपके गट्स ही नहीं ठीक होंगे तो शहर के ऊपर जो हीट कॉरिडोर्स और बिल्ट एनवायरनमेंट हो रहा है, उससे आपकी क्या तवक्को रह सकती है? कुछ भी नहीं। और DHA का एक अपना निज़ाम है, वो अलग
प्लम्बिंग सिस्टम बनाता है, तो आप उसका भी असरात देख सकते हैं। जितना डिफेंस आपको और प्रिविलेज्ड एरियाज आपको लगते हैं टूटे, और वो तो आप तो लोग इनकम एरियाज को तो भूल ही जाएं। बिल्कुल। और ये शहर इतना ऑब्सेस्ड है अंडरपास और ओवरपासेस बनाने में कि आप अभी खुद देख लें कि उसमें से पाइप गुजर रहे होते हैं तो वो फटे हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाटरफॉल है अंडरपास में। सही। बारहवीं हम आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस इशू पे हम जो भी बात करेंगे वो फटा हुआ ढोल होगा, वो फरसूदा गुफ्तगू होगी। माजी में सैकड़ों बार ये गुफ्तगू हो चुकी होगी। अब ये एक रिचुअल बन गया है कि मॉनसून जैसे ही आता है वही फिल्म दोबारा चलती है और वही नौहागरी हम सब करते हैं, और जैसे ही मॉनसून जाता है ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। मैं आपका जो पेसिमिस्टिक व्यू है या नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में ख़ासा पेसिमिस्टिक हूँ कि अब ये मामला अर्बन प्लानिंग के हुदूद से और उसकी औकात से बाहर निकल गया है। इसलिए कि पुराने शहर की जो अर्बन प्लानिंग थी, तो वो जो रोड्स थे वो फिर भी सो कॉल्ड जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे मुंसलिक थे। लेकिन पिछले 30-40 साल में जो डेवलपमेंट हुई है बशमूल पॉशेस्ट एरियाज़ जो आपने जिक्र किया, क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह, उनका कोई लेना देना नहीं है ड्रेनेज सिस्टम जो है उससे मुंसलिक होने से। ना नया ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया गया है। डिफेंस में आपने देखा कि करोड़ों रुपए की लागत से अंडरग्राउंड किया गया, सड़कों की ऐसी तैसी कर दी गई, कंक्रीट के स्लैब्स हैं, लेकिन अंदर जो है कचरे की वजह से फिर ऐसा लगता है कि ये डिफेंस नहीं है, ये कोई नॉर्थ कराची, न्यू कराची या घग्गर पाटक का जो है इलाका है। फिर दूसरा जो फोड़ा है वो है लैंड माफिया का। लैंड माफिया के कई बाप हैं, किस किस के गिरबान में आप हाथ डालेंगे। खुद नदियां जो हैं अब उन्हें ग्रीन बेल्ट के नाम पे जो है वो पता नहीं उनके साथ क्या किया जा रहा है। जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं वो अपने अर्बन प्लानिंग है वो अपने खुदा खुद हैं। वो जिस तरह डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से आपने पिछले साल देखा सुपर हाईवे के आसपास जो भी नई बस्तियां थीं वो डूब गए। तो ऐसी सूरत हाल में हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात में वसुला साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। आप पीसीएचएस हाउसिंग सोसाइटी में जो नए वाले घर बने हैं वो मोस्टली सारे नालों पर हैं। जो इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी तो उस पर उनको सबको नोटिस आया था। अब वो घर गिराने के बजाय ऊपर से पैसे खिला के वो घर अभी भी खड़े हुए हैं। और हम सबको पता है, देखें कराची में एक बड़ा एक ब्लर्ड वर्ड है नाला और ड्रेनेज। नाला वो है जिसमें नेचुरल स्ट्रीम आपकी गुजरती है, नहर ख़याम हो गया, लियारी हो गया, लियारी नाला जो आपका मेन रिवर पर गुजरने का स्ट्रीम एरिया है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका सीवरेज का लेके जाता है। अब वो दोनों एमालगेट होके मिक्स हो गए हैं इस शहर में। ना आपको ये समझ में आता है कि ये कौन सा नाला है। हम तो नाला उसको कह देते हैं जिसमें हमें गंदा पानी नजर आता है, जबकि ओल्ड टाउन में आपको नाले वो नजर आएंगे जिसमें नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर शहर का जब हाई टाइड या लो टाइड होती है उसको संभालने के लिए होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बोर्ड बेसन वाला जो क्रीक है पूरा जी, जहाँ पे शीरीन जिना और लालाजा रोड मिलता है जी, आप वहाँ जाके देखें केपीटी की हाउसिंग सोसाइटी पूरी कितना क्रीक छोटा हो गया। अगर आप उसकी सैटेलाइट इमेज पिछले 10 साल की देख लें तो क्रीक कहाँ पे होता था और क्या हो गया, उसका रिप्रिकॉशन तो होगा ना। हर ऐसी ओपन स्पेसेस जवाब तो देती है ना। रोज सुबह में आप 8 बजे देखिए सारे टैंकर अपने सीवरेज के टैंकर भर भर के सीयू के मेन बेल्ट पे पब्लिक स्पेस पे आके डिस्चार्ज करती है। कौन पूछता है ये इन चीजों को कौन देखेगा। तो हमारे यहाँ पे जो रेगुलराइजेशन होती है वो उस तहत होती है जहाँ पे बिल्ट एनवायरनमेंट होता है, उसके हेल्थ हैजर्ड्स, उसकी सिटी की लॉन्जेविटी, सिटी की किस तरह चलना, वो कुछ उसमें कंसिडरेशन नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया मारवी मज़हर, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बताया। लेकिन मसला वही कि फिर ना ही समझिए, नाला पाबंदे नए नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात तय नहीं है, तय नहीं है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। यूँ तो हमारा और टेक्नोलॉजी का चोली दामन का साथ है, मगर समझ नहीं आती कि चोली कौन है और दामन कौन है। चोरी दामन, चोली दामन। तो हाल ही में हमने देखा कि पीटीए ने कुछ बैन लगाए हैं। सबसे पहले एक टेम्पररी आर्जी बैन लगा पबजी के ऊपर।
जिसको अब उन्होंने तकरीबन मुस्तकिल ही कर दिया है। उसके बाद एक बीगो नामी ऐप भी बैन की गई। उसके अलावा जो है टिकटॉक पर भी उन्होंने नज़रें जमा ली और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दिया कि यूट्यूब को भी हम देख सकते हैं। हमारे साथ मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी। ये ख़ुद बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और एडवोकेट करते हैं कि डिजिटलाइजेशन और ये गेमिंग जो है इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है और पूरी दुनिया ये बात मानती है। तो फवाद, ये हो क्या रहा है कि एक ये जो बैन लगता है कोई हेयरिंग नहीं होती, उससे पहले बैन लगा दिया जाता है और उसके बाद जो है हेयरिंग्स होती रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बैन हटाने का फैसला दिया, वो भी लिफ्ट नहीं कराई पीटीए ने। तो ये सारा कुछ जो इतने करोड़ों इस मुल्क के नौजवान हैं वो शोर भी मचा रहे हैं कि खान साहब कुछ सुन लीजिए या पीटीए कुछ सुन लीजिए। ये क्या, ये कल्चर, हम किस टाइप का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है। मैंने तो आज काबीना में भी ये मसला उठाया और मैंने यही बयान बात जो हुई और काबीना से बात हुई कि देखिए, अगर आप, ये तो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अच्छी किताबें भी हैं, वो किताबें भी होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप लाइब्रेरी को अगर ताला लगा देंगे तो अल्टीमेटली तो आपको नुकसान होगा। सही। ये जो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, पबजी हो, ये जो तमाम कंपनीज हैं, ये इनके जो R&D बजट्स हैं वो मुल्कों से भी बड़े हैं और ये जो टेक कंपनीज हैं ये दुनिया का फ्यूचर लिख रही हैं, खुद लिख रही हैं। अगर आप YouTube को बैन करते हैं या उनको टिकटॉक को बैन करते हैं या बाकियों को बैन करते हैं, उसका मतलब यह है आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप वीडियो गेम्स को लीजिए, पबजी को ले लीजिए या कोई वीडियो गेम्स को ले लीजिए। दुनिया में इस वक्त जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और इसके साथ जो इवन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अपने जो बच्चे हैं वो 25 से 30 मिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी है हमारी वो वीडियो गेम्स की है। अब ये कहना कि जी वो देखें बच्चे बड़ा टाइम ज़ाया करते हैं, आप उनके माँ बाप तो नहीं है ना। कुछ बातें उनको उनके घर वालों को छोड़ दीजिए। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट रियासत नहीं करती। रियासत एक बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं मैक्रो के ऊपर रहती है। अगर ये मॉरल पॉलिसिंग रियासत शुरू कर देगी तो फिर उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो हर बंदा जो है वो करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट है जो यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो ये तो यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल है। हेट मटेरियल आ रहा है, यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल है। इन मामलात के ऊपर आप इन कंपनीज के साथ मिलकर काम करेंगे और हमने किया। जब यहाँ तरीके लब्बाक का एक धरना चल रहा था तो हमारे साथ बड़ा ताउन किया। यूट्यूब ने भी, फेसबुक ने भी, ट्विटर ने भी, और हेट का जो मटेरियल था उन्होंने रिमूव किया। इसी तरीके से आपने अगर जो मटेरियल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि वो हेट मटेरियल में आता है, उसकी आप उनसे मिल करके बात कर सकते हैं, वो हटा देंगे। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे आप कहते हैं कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को ख़त्म करें। वो देखिए, इंटरनेट एक फ्री स्पीच एरिया है, वो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपको उस पर इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी राय तो इसके ऊपर बड़ी बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो पीटीए है इसने जो बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रेस रिलीज जारी किया कि वो पबजी और इस तरह की गेम्स पे क्यों पाबंदी लगा रहा है, उसमें उसने वो तो बात की कि जी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, वो है एडिक्टिव हो जाता है। वो उसका तो आप जिक्र कर चुके हैं कि पुलिसिंग और ये वालिदैन बनने की कोशिश ना करें। उसमें एक इंटरेस्टिंग जो प्रेस रिलीज़ में बात थी वो ये थी कि पीटीए ने पबजी से कहा है कि पाकिस्तान में अब तक जो होने वाली कमाई है, जो बकौल आपके 25-30 मिलियन डॉलर है, उसका एक बरस का हिसाब दे, कितने उसने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं और उनमें कौन कौन जीता है, वो सारी डिटेल भी फराहम करे। अब ये क्या पीटीए क्या मैसेज देना चाहती है? इससे कितने इनकरेज होंगे बाहर वाले और कि जी वो पाकिस्तान आएँ और इस तरह पाकिस्तान को कनेक्ट करें बाकी दुनिया से? क्या पीटीए वाले चाह क्या रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि वीडियो गेम इंडस्ट्री जो इवन पाकिस्तान की यूथ जिसमें एंगेज है वो 25-30 मिलियन डॉलर की है। पबजी ऑब्वियसली इतनी बड़ी अकेली की नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ये सवाल आप किसी कंपनी से कैसे पूछ सकते हैं? कौन आपको अपनी कमर्शियल जो सीक्रेट्स है वो बताएगा? तो मेरे ख्याल में जो पीटीए का रवैया है वो काफ़ी इमेच्योर है और जिस तरीके से ये लोग ये चला रहे हैं ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे। और हम अल्टीमेटली जिस तरह से पहले हमने यूट्यूब को बैन लगा के
अपना नुकसान किया, अगर हम फिर उससे नहीं समझते और देखिए प्रॉब्लम क्या, आपको अल्टीमेटली आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेज बनाएं। जब YouTube इस्लामाबाद में ऑफिस बनाता है या कराची में ऑफिस बनाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ एक नया होराइजन ओपन हो गया टेक्नोलॉजी का। बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर आएंगी, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वीडियो गेम इंडस्ट्री हो, आपके एक बिल्कुल नए आपके जाविये खुलेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपनीज आए। जब आप इस तरह से उनको गिरबान से पकड़ने की कोशिश करेंगे, हर वक्त आप उनको कहेंगे हमें फलानी चीज बताएं, ये करें वो करेंगे, आपसे पहले कोई नहीं आ रहा, फिर ये भी नहीं आएंगे। तो फवाद ये मुझे बताइए, एक छोटा सा आखिरी सवाल ये है कि आपने जब कैबिनेट में ये मसला उठाया तो क्या वजीर आजम या आपके फेलो कैबिनेट मेंबर्स ने सपोर्ट किया आपको? वज़ीर आज़म ने एक्चुअली कहा कि हमें ये इनके साथ मिल के काम करना है और बैन जो है वो हल नहीं। तो मैंने इसके ऊपर उनको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये पॉइंट आउट भी किया कि PTA जिस तरीके से बैन पाकिस्तान को हम बैनिस्तान बना रहे हैं, वो एक बड़ा ख़तरनाक रुझान होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्चुअली इंडोर्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इन कंपनीज के साथ मिलके काम करें, आप बैन वगैरह की तरफ। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी मौजू पर हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ वहाब सिराज साहब हैं जो CEO और चेयरमैन हैं नया टेल के भी। एक ब्रेक के बाद उनके साथ बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो PTA की तरफ से धड़ाधड़ ऐप्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वहाब सिराज साहब जो कि नया टेल के CEO हैं, ख़ुद भी टेक्नोलॉजी पे ख़ासा बिलीव करते हैं। इनकी मैं ट्वीट्स देख रहा था रिसेंटली, इन्होंने कहा कि एक ही दफ़ा आप मिनिस्ट्री ऑफ बैन क्यों नहीं बना देते ताकि वो हर चीज़ जो बैन करनी है फिर वो उस तरह हो जाए। वहाब साहब, ये जो क्या मसला क्या है? मसला PTA के साथ है, मसला हमारे कल्चर के साथ है कि हम पहले ही एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, या मसला गेम्स के साथ है? ज़हीर साहब, मेरे ख्याल में मसला जो है वो हमारा जो हम स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, फंक्शनरीज हैं, उनका मसला है ट्रिगर हैप्पी। यानी वो सज़ा पहले दे देते हैं और मुकदमा जो है वो बाद में चलाते हैं। परफॉर्मेंस भी शो करनी है ना, परफॉर्मेंस भी शो करनी है सर, हमने देखे ये कर दिया। तो बेसिकली ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि उन्होंने उसके सारे नुकसानात के जी बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका में बड़ी मुस्तनद किस्म की रिसर्च है जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में और कई जर्नल में रिपोर्ट हुई हुई है कि जो जिस तरह फिजिकल गेम्स बच्चों के, यंगस्टर्स के फिजिकल मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग करती हैं, इसी तरह कंप्यूटर गेम्स उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स और जो उनकी ब्रेन मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होती है, उनकी अटेंशन और कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ब्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, मल्टीटास्किंग स्किल्स ज़्यादा होती हैं, उनकी सोशल स्किल्स ज़्यादा होती हैं, उनकी कंपेटिटिव स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। आप हैरान होंगे कि अभी पिछले महीने अमेरिका की एक कंपनी है, उसने एक गेम डेवलप की जिसका नाम है एंड्योवर RX। उसको FDA ने अप्रूव किया है एज अ ट्रीटमेंट फॉर ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, जो कि अक्सर बच्चों में अटेंशन डेफिसिट और फोकस का डेफिसिट होता है। उसके लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर उस गेम को एज अ ट्रीटमेंट अप्रूव किया। तो हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया कंप्यूटर गेम्स को बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और डिस्लेक्सिया के जो पेशेंट बच्चे हैं उनको कंप्यूटर गेम्स डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यार ये गेमें खेलो। फिर जो बच्चे बीमार हैं या कोई डिप्रेस हैं उनको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उनके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स, फिजिशियंस उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर गेम। और हम इस कंप्यूटर गेम को बंद कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये कहते हैं यार 50 साल बच्चे पीछे चले जाएं, वो गलियों में निकलें, वारागर्दी करें, बंटे खेलें, पिट्ठू गरम खेलें, गुल्ली डंडा खेलें, एक दूसरे की आंखें फोड़ें और कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर हो जाएं। इसी तरह अभी एक और ऑर्डर आया है, हुक्म नादिर शाही आया है कि जो CDNs कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं उन पे
उन पे फिल्टरिंग अगर नहीं होती तो उन पे पाबंदी लगा दी जाए। मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया की इस वक्त तकरीबन 70%, 60 to 70% जो ट्रैफिक है वो CDNs डिलीवर करते हैं। CDNs जो हैं वो सर्वर्स हैं कि जो ISPs के पास और ऑपरेटर के पास डिप्लॉय होते हैं, और जो यूजर्स हैं उनको एक हाई स्पीड का कंटेंट डिलीवर करते हैं, और सारा कंट्रोल उनका यूट्यूब के पास है, नेटफ्लिक्स के पास है, HMI के पास है, और जो दुनिया की टॉप बड़ी कंपनीज हैं उन नेटवर्क्स को वो कंट्रोल करती हैं और वहां से कंटेंट डिलीवर करती हैं। जब PTA के पास एक अपना फिल्टरिंग सिस्टम है, बड़ा मॉडर्न फिल्टरिंग सिस्टम है, जिससे वो बैकबोन के ऊपर किसी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को, किसी भी एंटी पाकिस्तान, एंटी सोशल, व्हाटएवर जो उनकी किसी भी कैटेगरी में आता है, उसको जब फिल्टर कर सकती हैं, तो जब वो कंटेंट वहां पे ब्लॉक हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली CDN पे भी ब्लॉक हो जाएगा। अब वो ऑपरेटर्स को, लोकल ऑपरेटर्स को, पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ISP को ये कह रहे हैं कि जनाब आप इन कंपनीज को मजबूर करें कि वो आपको इनकी एक्सेस दें। ये चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि जनाब PUBG पाकिस्तान में आके ऑफिस खोले, YouTube आके ऑफिस खोले, और भाई मैं अगर पाकिस्तान अमेरिका में कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो अमेरिकन गवर्नमेंट तो मुझे नहीं कहती कि तुम भाई अमेरिका में आके अपना ऑफिस खोलो। मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बैठ के कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, ई-कॉमर्स के थ्रू पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज ला सकता हूं। हम फॉरेन कंपनीज को हम चाहते हैं कि वो गन पॉइंट पे, डंडे के जोर पे पाकिस्तान में आए और बिजनेस करें। सर आज की दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। आज की दुनिया में तो आपको उन्हें अट्रैक्शन देनी पड़ेगी, उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, ईज ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। हमारे यंगस्टर्स को रोजगार चाहिए, हमारे जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उन्हें जॉब्स चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, उन्हें गेम्स डेवलप करनी है, उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर डिटरमिन करना है। उनके फ्यूचर को डिटरमिन करने के लिए पाकिस्तान में जो IT और सॉफ्टवेयर और जो टेलीकॉम से रिलेटेड स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने ग्रो करना है। पाकिस्तान के ग्रोथ का इंजन, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। अगर हम उनका गला घोंट देंगे, उनकी जो फसल है उसी को जला देंगे, तो फिर वहां से क्या निकलेगा? तो वो साहिर लुधियानवी का एक बड़ा प्यारा शेर है, उन्होंने कहा था कि जिससे दहकान को रोजी नहीं मिलने पाती, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक। फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल की खाक से क्या मांगेगा जमहूर का हक। हमें फसलों को जलाना नहीं है, हमें फसलों को बढ़ाना है, और हमें रोजगार के मौके बढ़ाने हैं। यंगस्टर्स को उनके हाथों में कंप्यूटर देना है, स्मार्टफोन देना है, और उन्हें रोजगार और एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी है। सर वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम्प्रीहेंसिव ने इस सारे सिचुएशन को बयान किया, और मेरे ख्याल में जो भी सुन रहा होगा उसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हो क्या रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम एक गेमर का पर्सपेक्टिव भी लेंगे। एक यंग डॉक्टर हैं कराची में जो कि कोविड वार्ड में ड्यूटी भी दे रहे हैं, PUBG भी खेलते हैं। उनसे ही पूछते हैं कि इस बैन ने उन्हें कैसे इफेक्ट किया, उनकी सेहत पे क्या असर डाला। वक्फे के बाद वेलकम बैक। बात हो रही है PUBG गेम पे। जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने PUBG के नकाइस पे, उसको पढ़ के मेरी तो आवाज़ रुंध गई, मेरी तो आंखें आबदीदा हो गई, इसलिए कि उन्हें कौम के नौजवानों की सेहत का इतना ख्याल है कि उस प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि PUBG से खेलने वालों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को ख़तरा है। ये तहकीक ने बताया है। उनमें तशद्दुद के जज्बात परवान चढ़ते हैं, इसके आदी अफराद मेहनत से जी चुराते हैं, लंबे अरसे तक उनके सामने अगर ये कंप्यूटर के सामने रहें तो उनकी बीनाई मुतासिर होती है, सर में दर्द की शिकायत होती है, पढ़ाई लिखाई की आदत छूट जाती है, और बात में मुश्तइल होने की आदत जो है वो डेवलप हो जाती है। लिहाजा PUBG और इस तरह की गेम्स जो हैं वो पाकिस्तानी बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए मुज़र सेहत हैं। डॉक्टर हमजा सना है हमारे साथ जो PUBG खेलते हैं, एक तरह से इन्हें मुतासिर PUBG भी कहा जा सकता है। जनाब, ये PTA ने जो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इतना अच्छा फ़ैसला किया है, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं?
मुत्तफिक क्या, मुझे तो इनके एक वन प्रेस रिलीज के जो इसके वर्डिंग देख के अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं। तरह पेरेंट्स हमें सिखाया करते थे, उस तरह का ही पूरा टाइम भी याद आ जाता है कि कहीं पीटीए तमाम कौम के बच्चों के पेरेंट्स तो नहीं बन गए हैं कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें। इसमें इनसे मुत्तफिक तो बिल्कुल नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि कई बातें इनकी बहुत इसमें एक देखें, बेसिकली गेमिंग जो इटसेल्फ है ना, इनकी बेसिक नॉलेज ही इस मामले में बहुत, एक कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल गलत है। अब मुझे समझ नहीं आता, इन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा है कि हमने एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये डिसीजन लिया गया। अब मुझे नहीं समझ आता इन्होंने कौन सी रिसर्चेस पढ़ी, किधर रिसर्चेस पढ़ी, किन आर्टिकल्स को इन्होंने रेफर किया, कोई रेफरेंस को इन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन मैं खुद अपने ट्विटर पे हर जगह रेफरेंसेस के साथ रिसर्चर्स पे शेयर करता रहा हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, बल्कि पीटीए को भी किया जा सकता है कि कितनी, जिस तरह पहले भी कॉलर्स ने मेंशन किया कि अमेरिकन साइक एसोसिएशन है, उनके आर्टिकल्स हैं। बल्कि आपको याद होगा अभी न्यूजीलैंड में एक मुस्लिम्स के खिलाफ टेरर इवेंट हुआ था, जिसमें जो टेररिस्ट इटसेल्फ था उसने एक गोप्रो कैमरा के साथ अपनी पूरी वीडियो बनाई। तो उस किया गया था कि भाई ये तो पबजी की तरह, जिस तरह मामला पबजी में होता है उसी तरह इस बंदे ने भी पूरा वो किया। बहरहाल उसके बाद न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, मेसी यूनिवर्सिटी के नाम से, उन्होंने 21,000 पार्टिसिपेंट्स का शामिल एक रिसर्च की, जिसपे एंड रिजल्ट इवेंचुअली यही फाइंड आउट हुआ कि वीडियो गेम हैज नॉट बीन द कॉज ऑफ वायलेंस अमंग यंगस्टर्स। वीडियो गेम से आप खुद जो पबजी खेलते हैं, आपको क्या फायदा होता है उसे खेलने से? देखें, एक जो पबजी के दो किस्म के यूजर्स होते हैं, बेसिकली किसी भी गेम के दो किस्म के यूजर्स होते हैं। एक है जो उसको प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे होंगे, यानी या तो वो उसके टूर्नामेंट्स खेल रहे होंगे या तो वो उससे कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पे डाल रहे होंगे। दूसरे टाइप कौन सी होती है? जो कैजुअल प्लेयर्स होते हैं। कैजुअल प्लेयर्स मेजॉरिटी मेरी तरह के होते हैं, जो पूरा दिन पाकिस्तान जैसी वर्क एनवायरनमेंट में स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, पाकिस्तान जैसी वर्क एनवायरनमेंट जिसमें बंदा पूरे दिन एक बड़ी स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट से वापस आता है, तो रिलैक्स होने का हमारे पास एंटरटेनमेंट के जरिए हैं ही कितने मौजूद उस मुल्क में। बाहर हम लोग नहीं निकल सकते थे ड्यू टू दी कोविड सिचुएशन। भी जाए तो किन मकामात पे जाया जा सकता है? स्पेशली मैं खुद कराची में मौजूद हूँ, वहाँ जाने का दिल करता है बाहर है। तो ये जो एक सर्टन हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट के थोड़ी सी एक जो तरीका बनता था, वो उसको बेसिकली रिलैक्स करने का तरीका है। हाँ, घर आओ, थोड़ी सी गेम खेलो। अब क्योंकि पबजी में एक वॉइस चैट सिस्टम है, तो आप जिनके साथ खेल रहे हो उनसे आप साथ साथ बातें भी कर रहे हो। तो ना आप बेसिकली जो इनका टर्म्स इन्होंने यूज किए हैं कि एंटी सोशल है, किस तरह एंटी सोशल है मुझे तो नहीं समझ आता। आप कनेक्टेड हो अपने दोस्तों से, आप जो फोन कॉल करके आपने बात करनी है आप उस पर वॉइस चैट से कनेक्टेड हो। सही। तो हमजा, फिर ये जो ज़ाहिर है हमने देखा बहुत गुस्सा आया नौजवानों की तरफ से सामने, और ट्विटर ट्रेंड्स भी बन गए और सारा कुछ वो हो गया। पीटीए की कैपेसिटी के बारे में सब ने, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है एतराज़ात उठाए हैं, मगर एक यंग पर्सपेक्टिव जो हमने आपको लिया इसीलिए था कि जो गेम खेलते हैं, ज़ाहिर है आपने बताया कि आप जो है रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये इतनी मामूली सी चीज़ पीटीए की समझ में क्यों नहीं आ रही? सवाल तो सारी यंगस्टर्स का, बेसिकली आपने खुद ही कल देखा होगा कि 3.5 मिलियन का ट्रेंड ट्विटर पे चला है इसी बात पे। सवाल तो हमारी यंग जनरेशन का इनसे यही है कि जब एक इतनी आसान बात हमें समझ आती है, जो हम अभी यंगस्टर्स हैं, जब हमें समझ आ सकती है कि दुनिया का ट्रेंड क्या है, दुनिया में किस तरह की इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, तो आपके लिए ये बात क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? मतलब मुझे ये, इसमें मैं एक बहुत जबरदस्त एक एग्जांपल है मेरे पास कि पीटीए चाहती है कि हम पबजी छोड़ दें, जिसपे उनकी एक जिद आई हुई है, और गेमें मौजूद हैं वो खेलें। तो ऐसे तो ये तो वो वाली बात है कि दुनिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है और हम कबड्डी की टीम ट्रेन कर रहे हैं। सही, बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आप और लोग क्या पता कि उनके लिए क्या अच्छा क्या ये बुरा है, जब तक कि बुजुर्ग गाइड ना करें। और पीटीए में जितनी जनरल नॉलेज है आपको पता है, वो जाहिर है किसी के पास नहीं है। फ़िलहाल प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।